दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी जबरदस्त सीरीज लेकर आया हूं जिसको देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस सीरीज का नाम है बॉडीगार्ड, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। अब नाम सुनकर आपको आइडिया हो ही गया होगा कि ये सीरीज किस विषय पर है। दरअसल ये कहानी है एक एक्स मिलिटेंट की, जो अब एक पेशेवर बॉडीगार्ड बन चुका है, जो दूसरों की हिफाजत करता है। लेकिन क्या होगा जब इसकी खुद की फैमिली खतरे में पड़ जाएगी, ये देखने में आपको बहुत ही मजा आएगा। सो ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि स्टोरी को शुरू होने से पहले ही छोड़ के मत जाया करो, क्योंकि कहानी शुरू होने में थोड़ा समय लगता है। मैं हमेशा आपके लिए अच्छी अच्छी सीरीज लेकर आता हूँ, लेकिन आप लोग बिना देखे ही यहाँ से खिसक लेते हो। फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है एक ट्रेन से, जो कि लंदन की तरफ जा रही थी। इस ट्रेन में हमारा मेन हीरो डेविड बर्ड भी था, जो अपने दो छोटे बच्चों के साथ सफर कर रहा था। डेविड देखता है कि ट्रेन की एक सिक्योरिटी गार्ड, जिसका नाम सैंड्रा है, काफी परेशान दिख रही है। फिर वो एक टॉयलेट के बाहर जाकर रुकती है और अंदर बैठे शख्स को आवाज देती है, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं देता। सैंड्रा का चेहरा देखकर डेविड समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। फिर डेविड तुरंत अपने पास बैठे एक यात्री से कहता है कि क्या आप मेरे बच्चों का ध्यान रखेंगे, मैं बस अभी आया। फिर वो सीधा सैंड्रा के पास जाता है और उसको अपनी पहचान बताते हुए कहता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और दूसरों की सुरक्षा करना ही मेरा काम है, और सुरक्षा कमान में मैं काम करता हूँ। मुझे लगता है कि आप किसी मुश्किल में हैं, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? फिर सैंड्रा घबराकर बताती है कि हमें सूचना मिली है कि ट्रेन में एक आत्मघाती हमला हो सकता है। फिर डेविड बिना डरे कहता है आप हटिए, मैं टॉयलेट चेक करता हूँ। फिर डेविड जैसे ही टॉयलेट की तरफ बढ़ता है, वहाँ से एक आदमी बाहर निकलता है। फिर डेविड उसको देखकर सैंड्रा को फोन करता है और बताता है कि एक आदमी अभी अभी बाहर निकला है। फिलहाल तो मुझे ये सामान्य लग रहा है, लेकिन तुम इस पर नजर रखो। फिर जैसे ही डेविड टॉयलेट के अंदर कदम रखता है, उसके पांव तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहां पर एक मुस्लिम लड़की खड़ी थी, जिसकी पूरी बॉडी पर बॉम्ब बंधा हुआ था और उसके हाथ में ट्रिगर भी था। अब उस लड़की को देखकर डेविड समझ जाता है कि ये लड़की बहुत ही डरी हुई है। फिर डेविड धीरे से उससे बात करने की कोशिश करता है और कहता है देखो, मुझे पता है तुम ये नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हें ये सब करने के लिए फोर्स किया गया है। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे करने दो। डेविड की बातें सुनकर वो लड़की कुछ भी नहीं बोलती, बस उसका हाथ कांप रहा था। फिर डेविड उसको बताता है कि आतंकवादी विरोधी टीम को सब कुछ पता चल गया है, और अगर तुम मुझसे बात करती रहोगी तो हम सबकी जान बच सकती है। प्लीज तुम मुझ पर भरोसा करो। फिर डेविड सैंड्रा से संपर्क करता है और आदेश देता है कि पूरे डिब्बे को खाली करवा दो और यात्रियों को दूर ले जाओ। मैं इस समय आत्मघाती हमलावर के साथ हूँ और वो भी सहयोग करने के लिए तैयार है। फिर वो उस लड़की का ध्यान भटकाने के लिए पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। लड़की थोड़ी देर खामोश रहती है और फिर रोती हुई कहती है कि मेरा नाम नादिया अली है। फिर थोड़ी बहुत बातें करने पर पता चलता है कि जो आदमी टॉयलेट से बाहर निकला था वो नादिया का हस्बैंड था। फिर डेविड हैरानी से पूछता है कि क्या तुम्हारा पति ये चाहता है कि तुम मर जाओ? नादिया कुछ नहीं कहती। फिर वो नादिया को कहता है कि तुम्हें मरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम घबराओ मत, हम इस बॉम्ब को डिफ्यूज करके तुम्हें पूरी सुरक्षा देंगे। फिर नादिया भी बस सिर हिलाकर सहमति जताती है। फिर डेविड उसको समझाने के लिए अपनी एक पर्सनल स्टोरी सुनाता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक सैनिक रह चुका हूँ। मैं अफगानिस्तान गया था और वहाँ पर मैंने अपने दोस्तों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। ये बड़े बड़े राजनेता हमें सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमें उनको जीतने नहीं देना है। नादिया तुम मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब ये माहौल बहुत ही तनाव में बदल जाता है। ऐसा लगता है कि बॉम्ब कभी भी फट सकता है। फिर जैसे ही अगला स्टेशन आता है, वो ट्रेन रुक जाती है और चारों तरफ से आर्म्ड पुलिस ऑफिसर ट्रेन को घेर लेते हैं। अब स्नाइपर भी अपनी पोजीशन में आ जाते हैं और नादिया पर अपना टारगेट लॉक कर देते हैं। फिर जैसे ही कुछ पुलिस ऑफिसर टॉयलेट के पास जाते हैं तो डेविड की तारीफ करते हैं। डेविड तुमने अच्छा काम किया, अब तुम जाओ इसे हमारे हवाले कर दो। लेकिन डेविड को डर था कि जैसे ही मैं हटा, ये पुलिस वाले नादिया को गोली मार देंगे। फिर डेविड चिल्लाकर कहता है नहीं, इसको गोली मत मारना, ये एक पीड़िता है और इस समय ये हमारी हेल्प कर रही है। अब दूर बैठे स्नाइपर को भी निशाना नहीं मिल रहा था, क्योंकि डेविड ने नादिया को जोर से पकड़ा हुआ था ताकि कोई भी उसको गोली ना मारे। फिर डेविड नादिया के कान में कहता है मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर डेविड उसको घुमाते हुए टॉयलेट से बाहर निकालता है, ये चेक कर सके
कि क्या ये बॉम्ब डिफ्यूज करवाना भी चाहती है या नहीं। फिर पुलिस वाले भी अपनी गोलीबारी रद्द कर देते हैं और बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए कुछ ऑफिसर अंदर आ जाते हैं। इस पूरी घटना के दौरान डेविड वहीं पर खड़ा रहता है और तब तक डेविड नादिया के पास ही रहता है। वो नादिया को कहता है, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भी तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। फिर काफी कोशिशों के बाद उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर दिया जाता है और पुलिस वाले नादिया और उसके पति दोनों को गिरफ्तार करके जांच के लिए भेज देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं डेविड अपने दोनों बच्चों को घर छोड़ने के लिए जाता है और वहां जाकर अपनी एक्स वाइफ विक्की से मिलता है, जो दोनों बच्चों को अपने गले से लगा लेती है। डेविड को देखकर लग रहा था कि इन दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। फिर अपने बच्चों को छोड़कर डेविड अपने घर आ जाता है। फिर अगली सुबह हर न्यूज चैनल पर बस एक ही खबर दिखाई जा रही थी कि 1 अक्टूबर को एक ट्रेन के अंदर आतंकी हमला होने वाला था, लेकिन उसको रोक दिया गया। न्यूज वाले बताते हैं कि पुलिस ने स्थिति को बहुत ही जल्दी नियंत्रण में ले लिया और एक भी यात्री को खरोच तक नहीं आई। अब इस घटना के कारण पूरे देश की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सुरक्षा एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। अब एक्चुअल में जिसने इस घटना को रोका यानी कि डेविड, उसका नाम मीडिया में कहीं भी नहीं आता, लेकिन उसके ऑफिस में सबको पता था कि असली हीरो कौन है। फिर उसकी बॉस लोरेन उसको अपने कैबिन में बुलाती है और कहती है, डेविड तुमने कमाल कर दिया, मैं तुम्हारे काम से बहुत ही खुश हूँ और मैं तुम्हारा प्रमोशन करके तुम्हें होम सेक्रेटरी जूलिया मोंटेग्यू का PPO बना रही हूँ। फिर डेविड जूलिया के बारे में जांच शुरू कर देता है और उसे पता चलता है कि जूलिया का तलाक हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तो ये थी कि जूलिया की सोच डेविड से बिल्कुल ही उल्ट थी। वो उन राजनेताओं में से थी जिन्होंने जंग का समर्थन किया था, जबकि डेविड उसी जंग की वजह से अंदर से टूट चुका था। जूलिया के पास डेविड का पहला दिन काफी अजीब बीतता है, जहां वो अपने नए टीम मेंबर्स किम और टॉम से मिलता है। उसको जूलिया के बारे में कुछ और बातें भी पता चलती है कि वो थोड़ी गुस्से वाली और हमेशा जल्दी में रहने वाली महिला है। फिर डेविड उसको कहता है, मैम आपकी सुरक्षा के लिए बेहतर होगा कि हम अंडरग्राउंड रास्ता लें, लेकिन जूलिया तो उसकी तरफ देखती तक नहीं और निकल जाती है। फिर उसकी PR एडवाइजर चैनल डेविड को बताती है कि जूलिया को लोगों के बीच में रहना पसंद है, इसलिए वो तुम्हारी बात इतनी आसानी से नहीं मानेगी। फिर रात को जब डेविड जूलिया को उसके घर पर छोड़ने के लिए जाता है तो रास्ते में वो जूलिया को किसी से फोन पर बात करते हुए सुनता है। फोन पर जूलिया अपने पर्सनल एडवाइजर रोब को घर पर मिलने के लिए बुला रही थी। फिर डेविड ड्राइवर से कहता है कि तुम रास्ता चेंज कर लो, मुझे ये रास्ता सुरक्षित नहीं लग रहा। लेकिन जूलिया गुस्से में पीछे से कहती है, टेरी पिछले 3 साल से गाड़ी चला रहा है और इसको अच्छे से पता है कौन सा रास्ता सेफ है। फिर डेविड पलटकर एकदम सख्त लहजे में कहता है, मैम आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसमें कोई भी जोखिम नहीं लूंगा। फिर घर पहुंचने के बाद डेविड हर कैमरा चेक करता है। तभी जूलिया के कैबिन में उसको एक पुरानी फोटो मिलती है। फिर जूलिया उसकी तरफ देखकर कहती है, वो फोटो हमारी है जब हम डेथ स्टार बनने का प्लान बना रहे थे। अब उसको डेविड का अपने पर्सनल रूम के अंदर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन तभी जूलिया एक रिपोर्ट पढ़ती है जिसमें लिखा था कि डेविड ने ही ट्रेन वाला बम हादसा रोका था। फिर वो तुरंत अपना रवैया बदल देती है और कहती है, आई एम सॉरी डेविड, मुझे नहीं पता था तुमने इतना बड़ा काम किया है। इतने में रोब भी वहां पर आ जाता है। फिर जूलिया डेविड को जाने के लिए कहती है। अब डेविड बाहर तो चला जाता है, लेकिन उसको शक होता है कि इन दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। फिर रात को डेविड अकेला ही बियर पीता है और अपनी एक्स वाइफ विकी के पास फोन करता है और कहता है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ये बात सुनकर विकी चिढ़ जाती है और कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम नशे में मेरे पास फोन मत किया करो। फिर डेविड कहता है कि मैं नशे में नहीं हूँ, मैं इस समय पूरे होश में हूँ। लेकिन विकी फोन काट देती है। फिर डेविड गुस्से में आकर अपना गिलास तोड़ देता है। दरअसल डेविड को PTSD है और पुरानी जंग की यादें उसको चैन से जीने नहीं देती, लेकिन वो ये बात सबसे छुपाता है ताकि उसकी नौकरी ना जाए। फिर अगले दिन जूलिया का एक लाइव इंटरव्यू होता है और वहाँ एक एंकर गलती से जूलिया की शर्ट पर कॉफी गिरा देती है और ऊपर से हंसने लगती है। अब ये सब देखकर जूलिया का दिमाग खराब होने लगता है। फिर जल्दी से डेविड अपनी शर्ट निकालकर उसको दे देता है और कहता है, आप मेरी शर्ट पहन लीजिए, एक बार तो आपका काम चल ही जाएगा। फिर ये इंटरव्यू बहुत ही हिट रहता है और जूलिया वहां पर एक नया कानून पास करने की बात करती है। जिस नए कानून की बात कर रही थी उसका नाम है RIP एक्ट 18, जो पुलिस को ये ताकत देता है कि वो किसी भी आम आदमी का फोन, ईमेल और सोशल मीडिया बिना किसी रुकावट के चेक कर सकती है।
जूलिया का मानना था कि इस कानून से सिर्फ गुनहगारों को ही डरने की जरूरत है, आम आदमी को इससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अब इस समय डेविड वहीं पास में ही था और उसके चेहरे पर कोई भी हाव भाव नहीं थे, लेकिन अंदर से वो जूलिया के इस निर्णय से बिल्कुल भी खुश नहीं था। फिर रात को अपने कमरे में अकेले बैठकर डेविड जूलिया के उस इंटरव्यू को बार बार देखता है जिसमें वो मिडिल ईस्ट की जंग को बिल्कुल सही ठहराती है और कहती है मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। अब इस बात पर डेविड का गुस्सा और बढ़ जाता है क्योंकि इन मंत्रियों के लिए तो ये सिर्फ एक सियासत थी, लेकिन उसने वहां पर अपने दोस्तों को मरते हुए देखा है। फिर नेक्स्ट डे जूलिया के ऑफिस में एक हंगामा हो जाता है क्योंकि जिसने जूलिया के ऊपर कॉफी गिराई थी उसको नौकरी से निकाल दिया गया था। फिर डेविड उसको शांति से बाहर लेकर जाता है, लेकिन वो भड़क जाती है और कहती है जूलिया एक मानसिक रोगी है। जो भी उसकी असलियत जान लेता है वो उसको रास्ते से हटा देती है। तुम भी याद रखना डेविड, एक दिन तुम्हें भी पता चलेगा कि वो कितनी खतरनाक है। डेविड उसकी बात सुनकर कुछ भी नहीं बोलता, बस खामोशी से उसको जाते हुए देखता है। इसके बाद जूलिया अपने एक्स हस्बैंड रोजर से मिलती है। रोजर उसको चेतावनी देता है कि तुम पीएम के खिलाफ इतनी फुटेज ना खाओ, लेकिन जूलिया तो किसी की भी नहीं सुनती। फिर उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है और डेविड बीच में आकर जूलिया को निकाल कर ले जाता है। रोजर को उसकी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि एक मामूली सा बॉडीगार्ड उससे इस तरीके से बात करे। फिर वो अपने किसी खास आदमी को फोन करके डेविड की कुंडली निकालने के लिए कहता है। फिर जैसे ही रात होती है तो जूलिया डेविड को ड्रिंक करने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन डेविड मना कर देता है और कहता है मैम मैं ड्यूटी पर हूँ। फिर जूलिया उससे उसकी लाइफ के बारे में पूछती है। डेविड बताता है कि मेरे 2 बच्चे हैं। फिर डेविड उससे सवाल पूछता है कि आप राजनीति में क्यों आई। फिर जूलिया बताती है कि मैं पहले एक क्रिमिनल लॉयर थी, फिर मैंने अपनी लाइफ में ये बात समझी कि क्राइम हमेशा हालातों की वजह से होता है, इसलिए मैं सिस्टम में आकर सिस्टम को ही बदलना चाहती थी। फिर डेविड उससे वही पुराना सवाल पूछता है कि क्या आप जंग के बारे में वाकई वैसा ही सोचती हैं जैसा आपने इंटरव्यू में कहा था। जूलिया समझ जाती है कि डेविड उससे सहमत नहीं है, इसलिए वो साफ साफ कह देती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे कानून को पसंद करते हो या नहीं, बस तुम्हारा काम मुझे सुरक्षा देना है, इसलिए तुम मुझे सुरक्षित रखो। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग डेविड विकी के घर पर जाता है और वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि विकी ने किसी और ही मर्द को अपने घर पर रखा हुआ था। ये सब देखकर डेविड टूट जाता है और उसकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। फिर वो भारी मन से विकी को कहता है कि प्लीज तुम मुझे डिवोर्स मत दो, क्योंकि अगर मुझे ड्यूटी के दौरान कुछ भी हो गया तो तुम्हें मेरी पेंशन मिल जाएगी और वो पैसा तुम्हें दोनों बच्चों को पालने में काम आएगा। दरअसल डेविड अब भी सिर्फ अपने दोनों बच्चों के बारे में ही सोच रहा था कि उसके मरने के बाद उसके बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं वही न्यूज एंकर डायसन शनैल नाम की एक और पत्रकार से मिलती है। फिर शनैल उसको समझाती है कि तुम्हें नौकरी से निकाला गया है, इसलिए लोग तुम्हारी बात को सिर्फ बदला ही समझेंगे, मुझे उसके बारे में कोई ठोस सबूत ला कर दो। फिर डायसन मायूस होकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ डेविड अपने पुराने फौजी दोस्त एंडी से मिलने के लिए जाता है, जो अब जंग के खिलाफ एक समूह चलाता है। एंडी जब ये बात सुनता है कि डेविड जूलिया का बॉडीगार्ड है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। फिर एंडी चिल्लाकर कहता है कि तू उन लोगों को बचा रहा है जिन्होंने हमें मरने के लिए भेजा था, देख तेरे चेहरे के निशान और तेरी हालत देख, क्या तू भूल गया तेरी मानसिक हालत तुझे तेरी बीवी से लड़वा रही है। फिर डेविड को एंडी की वो पुरानी बात याद आती है कि जो राजनेता हमें जंग में भेजते हैं उनको जहन्नुम दिखा देना चाहिए। फिर घर लौटकर डेविड अपनी छुपाई हुई गन निकालता है और उसमें गोलियां भरने लगता है। अब उसका इरादा बदल चुका था, क्योंकि जिसको उसे बचाने की ड्यूटी मिली थी अब वो खुद ही उसको सजा देने के बारे में सोच रहा था। फिर नेक्स्ट डे जब वो जूलिया के साथ उसके ऑफिस में जाने लगता है तो माहौल काफी गंभीर हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं डेविड अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद जब जूलिया के साथ उसके ऑफिस जा रहा था तो उसके पास विकी का फोन आता है। डेविड पहले तो फोन नहीं उठाता, लेकिन जब 3 बार कॉल मिस हो जाती है तो वो फोन उठा लेता है। फोन पर विकी रोते हुए बताती है कि हमारे छोटे बेटे का दाखिला अच्छे स्कूल में नहीं हो पाया और पुराने स्कूल में बच्चे उसको बहुत परेशान करते हैं। इस समय जूलिया भी उसकी ये बात सुन रही थी, लेकिन वो डेविड के पर्सनल मामले में टांग नहीं अड़ाना चाहती थी। फिर ऑफिस जाने के बाद नेशनल सिक्योरिटी के डायरेक्टर स्टीफन हंटर डन जूलिया से अकेले में मिलने के लिए आते हैं और उसको एक खुफिया रिपोर्ट देते हैं कि लंदन के एक स्कूल पर
आतंकवादी हमला हो सकता है और टारगेट वही स्कूल है जहां पर डेविड के बच्चे पढ़ते हैं। जूलिया को लगता है कि ये एक इत्तेफाक है, लेकिन स्टीफन को शक था कि ट्रेन वाले हादसे के बाद आतंकवादी डेविड से बदला लेना चाहते हैं। हो सकता है कि पुलिस के अंदर से ही किसी ने डेविड की डिटेल्स लीक कर दी हो। फिर जूलिया तुरंत ऑर्डर देती है कि बिना किसी को वजह बताए उस स्कूल की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। फिर कुछ देर बाद हाई लेवल की एक मीटिंग होती है जहां काउंटर टेररिज्म की बॉस एन सैमसन और स्टीफन को बताती है कि ट्रेन वाली बॉम्बर नादिया अभी भी बहुत ज्यादा डरी हुई है और अपने पति के खिलाफ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। फिर स्टीफन ताना मारते हुए कहता है कि हमारी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे से करती है, लेकिन एन साफ कह देती है कि ये काम पुलिस का है। अब इन दोनों के बीच की ईगो साफ साफ दिखाई दे रही थी। फिर नेक्स्ट डे एन को खबर मिलती है कि एक ट्रक तेजी से स्कूल की तरफ जा रहा है। फिर वो बिना सिक्योरिटी सर्विस को बताए अपनी स्पेशल आर्म्ड यूनिट को वहां पर भेज देती है। काफी रोकने के बावजूद वो ट्रक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर पुलिस वाले ट्रक के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं, जिसके कारण ट्रक सड़क से नीचे उतर जाता है। फिर जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंचती है तो ट्रक के अंदर बैठा आतंकवादी उनको देखकर एक शैतानी हंसी हंसने लगता है और तभी वहां पर एक तेज धमाका हो जाता है। इस अटैक में 2 आतंकवादी और 3 पुलिस वालों की जान चली जाती है। जब जूलिया को इस बारे में पता चलता है कि ये वही स्कूल है जहां पर डेविड के बच्चे पढ़ते हैं, तो वो डेविड से कहती है, डेविड तुम तुरंत अपनी फैमिली को फोन करो। फिर डेविड की बॉस लोरेन उनको सिक्योरिटी के लिए एक सेफ हाउस भेज देती है, लेकिन अब डेविड को तो अपनी ही यूनिट पर शक होने लगता है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि पुलिस वालों को पहले से कैसे पता चला कि उसी स्कूल पर हमला होने वाला है, क्योंकि जूलिया ने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी कि स्टीफन ने उसको टिप दी है। तभी जूलिया डेविड के पास आती है और अफसोस जताते हुए कहती है, डेविड मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ वक्त के लिए बॉडीगार्ड की ड्यूटी छोड़कर डेस्क जॉब पर वापस जाओ। लेकिन ये बात सुनकर डेविड गुस्से से लाल हो जाता है और कहता है, मैम इसमें मेरी क्या गलती है। लेकिन जूलिया अपना ये फैसला ले चुकी थी। दूसरी तरफ सेफ हाउस में विकी बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उसको लग रहा था कि डेविड की वजह से बच्चों की जान खतरे में आ गई। फिर दोनों के बीच में बहस हो जाती है। डेविड कहता है, इसकी वजह मैं नहीं हूँ, बल्कि वो है जिसने हमारी डिटेल्स लीक की, और वैसे भी अब मुझे काम से निकाल दिया गया है। अब से मैं डेस्क पर काम करूंगा। फिर नेक्स्ट डे जब डेविड डेस्क पर बैठा अपना काम कर रहा था तो उसका दिमाग अभी भी पुरानी जंग और नए हमले के बीच कनेक्शन ढूंढने में लगा था। ये नई डेस्क जॉब डेविड के लिए किसी जेल से कम नहीं थी। अब उसका गुस्सा और भी ज्यादा बेकाबू हो रहा था। फिर ब्रेक होने के बाद वो अपने पुराने दोस्त एंडी से मिलने के लिए जाता है। उस समय टीवी पर जूलिया का इंटरव्यू चल रहा था, जो स्कूल बॉम्ब धमाके पर अपनी राय दे रही थी। फिर एंडी, जो कि जूलिया से सख्त नफरत करता है, उसको गालियां देते हुए कहता है, ये औरत किसी आतंकवादी से कम नहीं है, खुद कुर्सी पर बैठकर दूसरों को मौत के मुंह में भेजती है। फिर डेविड भी दुखी मन से बताता है कि मैं अब इसका बॉडीगार्ड नहीं रहा और मेरी वजह से मेरी फैमिली भी खतरे में पड़ गई। फिर एंडी उसको भड़काने लगता है कि इन पॉलिटिशियन को हमारे जैसे छोटे लोगों की जान की बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती। डेविड, तुम्हें इसको सबक सिखाना ही चाहिए ताकि ये अपने गुनाहों की सजा भुगते। दूसरी तरफ जूलिया एक हाई लेवल मीटिंग में बैठी थी। फिर एन सैमसन उसको बताती है कि दोनों धमाकों में एक ही तरह का एक्सप्लोजिव यूज हुआ है और ये है। फिर स्टीफन तुरंत एन पर उंगली उठाता है और कहता है कि पुलिस के अंदर से ही कोई गद्दार है जिसने खबर लीक की है। इस समय जूलिया पुलिस की नाकामी पर बहुत ही गुस्से में थी। फिर वो साफ साफ कह देती है कि मुझे तुम्हारी पुलिस टीम की काबिलियत पर शक हो रहा है, इसलिए अब से ये केस स्टीफन की सिक्योरिटी सर्विस संभालेगी। लेकिन एन और ट्रेविस दोनों ही इस फैसले के खिलाफ थे, लेकिन जूलिया अपना फैसला नहीं बदलती। शायद जूलिया का गुस्सा थोड़ा पर्सनल लग रहा था। उसको बुरा लग रहा था कि पुलिस वालों ने डेविड को उससे दूर कर दिया। फिर मीटिंग खत्म होते ही ट्रेविस जूलिया को अकेले में वार्निंग देता है कि तुम स्टीफन पर इतना भरोसा मत करो, क्योंकि वो आदमी भरोसे के लायक नहीं है। उसको जरूरत से ज्यादा पावर देना खतरनाक साबित हो सकता है। दूसरी तरफ विकी को स्कूल से एक लेटर मिलता है कि उनके बेटे का एडमिशन स्पेशल स्कूल में टर्म के बीच में ही अप्रूव हो गया है। ये बात जानकर विकी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन डेविड को दाल में कुछ काला लगता है। उसको समझ में आ जाता है कि बिना किसी बड़े आदमी की सिफारिश के ये काम बिल्कुल भी संभव नहीं था। फिर ऑफिस पहुंचते ही डेविड को खबर मिलती है कि उसको एक बार फिर से जूलिया का बॉडीगार्ड बना दिया गया है, क्योंकि जूलिया ने खुद उसकी मांग की है। फिर डेविड जब वापस से जूलिया के पास जाता है तो देखता है कि वो स्टीफन के साथ खुफिया बातें कर रही है। फिर स्टीफन जूलिया से पूछता है कि क्या तुम्हारे ऑफिस में कोई बग लगा है, यानी कि कोई हिडन रिकॉर्डिंग डिवाइस, लेकिन जूलिया सीधा ही मना कर देती है। अब डेविड को महसूस होता है कि इन दोनों के बीच में कोई गहरा और खतरनाक राज है। फिर रात
रात को डेविड जूलिया को उसके घर पर छोड़ने के लिए जाता है। जूलिया उसको डिनर के लिए इनवाइट करती है और फिर वो दोनों आपस में पुरानी बातें करने लगते हैं। जूलिया डेविड को अपने और अपने पति के झगड़ों के बारे में भी बताती है और डेविड अपने अलग होने का दुख बांटता है। फिर डेविड जूलिया को स्कूल वाले मामले के लिए भी थैंक यू कहता है। फिर जूलिया मुस्कुराते हुए कहती है कि मैं पॉलिटिक्स में लोगों की हेल्प करने के लिए ही आई हूँ। ये बात सुनकर डेविड का थोड़ा दिल पिघलने लगता है और उसको लगता है कि शायद जूलिया इतनी भी बुरी नहीं है। फिर अगले दिन जूलिया प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए जाती है, जहां उसकी मुलाकात अपने एक्स हस्बैंड रोजर से होती है। फिर रोजर कहता है कि पीएम तुमसे बहुत नाराज है क्योंकि तुम सारी लाइमलाइट चुरा रही हो। उनको लगता है कि तुम उनकी कुर्सी छीनना चाहती हो, लेकिन जूलिया उसको इग्नोर करके मीटिंग के लिए चली जाती है। फिर वापस जाते समय रास्ते में डेविड जूलिया से पूछता है, मैम आपको कैसे पता था कि मेरा बेटा उसी स्कूल में पढ़ता है जहां पर हमला होने वाला था? फिर जूलिया बताती है कि मैंने तुम्हारी वाइफ से तुम्हारी बातें सुन ली थी, इसलिए मैंने एजुकेशन मिनिस्ट्री में अपने एक दोस्त से कहकर तुम्हारे बेटे के बारे में पता लगवा लिया था कि वो कौन से स्कूल में पढ़ता है, क्योंकि मैं उसकी एडमिशन उस अच्छे स्कूल में करवाना चाहती थी जहां पर तुम और तुम्हारी वाइफ चाहते थे। लेकिन डेविड इस समय उसको बड़े ही ध्यान से बैक व्यू मिरर में देख रहा था। उसको शक था कि क्या जूलिया को हमले के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन वो इस बारे में और कुछ सोच पाता इससे पहले ही वहां पर गोलियों की आवाज गूंजने लगती है क्योंकि उनकी कार पर हमला हुआ था। फिर डेविड जोर से चिल्लाता है, सब लोग नीचे झुक जाओ। तभी एक गोली गाड़ी के शीशे को चीरती हुई ड्राइवर के सिर में जाकर लगती है और वो मौके पर ही दम तोड़ देता है। यानी कि जूलिया की गाड़ी का ये शीशा बुलेट प्रूफ नहीं था। अब जूलिया डर के मारे जोर जोर से चीखने लगती है और ड्राइवर की मौत के कारण कार भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। फिर डेविड तुरंत उस स्टीयरिंग को अपने हाथ में लेता है और जूलिया को इस मौत के मुंह से निकालने की कोशिश करता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं जूलिया की कार पर जब हमला हुआ तो उसकी बुलेट प्रूफ कार के सभी शीशे टूट जाते हैं, हालांकि एक भी गोली बॉडी के आर पार नहीं जाती। फिर डेविड जूलिया को कहता है, मैडम प्लीज नीचे रहिए और जल्दी से सीट के पीछे छुप जाइए वरना आपको गोली लग सकती है। फिर वो तुरंत अपनी बैकअप टीम को मैसेज भेजता है कि हमें यहाँ इमरजेंसी रीइंफोर्समेंट चाहिए क्योंकि हम पर हमला हुआ है। इस समय जूलिया बुरी तरह कांप रही थी। फिर डेविड उसका हाथ पकड़ता है ताकि उसको हौसला मिले, लेकिन स्नाइपर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर डेविड एक रिस्क लेता है और गाड़ी से बाहर निकलकर अपने फोन से बिल्डिंग की तरफ जूम करता है। अब उसको सामने वाली पेकओक बिल्डिंग की छत पर वो शूटर दिख जाता है। फिर वो अपनी बैकअप टीम को भी उसकी लोकेशन बता देता है, लेकिन उनको अभी मौके पर पहुंचने में समय लगने वाला था। फिर डेविड गुस्से में कहता है कि मैं यहाँ पर बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता। फिर वो ड्राइवर की लाश को साइड करता है और खुद ही स्टीयरिंग संभाल कर गाड़ी को सीधे उसी बिल्डिंग के नीचे ले जाता है जहां से फायरिंग हो रही थी। फिर वो अपनी गन लेकर अकेले ही बिल्डिंग के ऊपर भाग जाता है। जैसे ही वो छत पर पहुंचता है तो सीधे ही शूटर के ऊपर गन तान देता है, लेकिन शूटर को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना फौजी दोस्त एंडी था। अब दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान थे। फिर डेविड कांपती हुई आवाज में कहता है, एंडी प्लीज ये सब खत्म करो और अपनी गन नीचे रख दो। लेकिन एंडी रोते हुए जवाब देता है, मैंने गलती कर दी डेविड, मेरा निशाना चूक गया। लेकिन उस औरत को रोकना होगा क्योंकि वो औरत देश के लिए जहर का काम करती है। अब मैं नहीं, तू ये काम पूरा करेगा। अब इससे पहले कि डेविड कुछ करता, एंडी अपनी गन निकालता है और अपने ही भेजे में गोली मार लेता है। अब डेविड अपनी ही आंखों के सामने अपने ही दोस्त को मरते हुए देखकर कुछ भी नहीं कर पाता। अब पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है और हाई अलर्ट कर दिया जाता है। फिर जब डेविड अपने घर जाता है तो अपनी गन को दीवार के अंदर छुपाकर उसके ऊपर प्लास्टर कर देता है ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। फिर रात को जूलिया उसको अपने होटल में बुलाती है। जूलिया बहुत डरी हुई थी, इसलिए वो पूछती है कि पुलिस ने आने में इतनी देर क्यों की। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे वो जानबूझकर वक्त बर्बाद कर रहे हों। डेविड कोई तो है जो मुझे खत्म करना चाहता है। अब डेविड जूलिया को हौसला देता है और कहता है, मैम आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। फिर जूलिया डेविड का हाथ थाम कर कहती है, मुझे गले से लगाओ। अब इमोशनल होकर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों के बीच में रिश्ता बन जाता है। फिर नेक्स्ट डे जूलिया इस तरह से इंटरव्यू देती है जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो, और अब की बार फिर से वो इंटरव्यू में रिप 18 कानून की बात करती है। तभी डेविड का बॉस और एन उसको अपने पास बुलाते हैं और बताते हैं कि शूटर की पहचान नहीं हो पा रही, उसके फिंगरप्रिंट्स भी कहीं पर मैच नहीं हुए। फिर एन डेविड से सवाल करती है कि तुमने जूलिया को स्टीफन के साथ कितनी बार देखा था, लेकिन डेविड अनजान बनते हुए कहता है, मैंने कभी गिनती नहीं की। फिर एन कहती है कि जूलिया एक खतरनाक पॉलिटिशियन है
उसने जानबूझकर ट्रेन वाला केस पुलिस के हाथों से छीना। डेविड, हम चाहते हैं कि तुम उस पर नजर रखो, वो कब किससे मिलती है, हमें हर खबर चाहिए। फिर डेविड उससे पूछता है कि क्या ये कानून के अंडर आता है, लेकिन उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। फिर डेविड की बॉस लोरेन कहती है कि तुम भूल कर भी जूलिया के जाल में मत फंस जाना, वो तुम जैसे लोगों का इस्तेमाल करना जानती है। बताती है कि जूलिया को पहले से ही पता था कि तुम्हारे बच्चों का स्कूल टारगेट पर है, फिर भी उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया। ये बात सुनकर डेविड सुन रह जाता है क्योंकि उसको भी यही शक हो रहा था। फिर रात को जब डेविड होटल में जूलिया के साथ वाले रूम के अंदर था तो वो बीच के दरवाजे को खोलकर जूलिया के पास चला जाता है। फिर जूलिया एक बार फिर से उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड कहता है कि मेरा काम आपको प्रोटेक्ट करना है। इस समय डेविड के दिमाग में कुछ और भी चल रहा था। फिर डेविड जूलिया को अपने पुराने दिनों की एक कहानी सुनाता है, अफगानिस्तान की जंग के वो खौफनाक किस्से जिनको सुनकर जूलिया का दिल पिघलने लगता है। लेकिन जैसे ही डेविड अपने कमरे में लौटता है तो वहां जाकर वो अपना खुफिया डिवाइस ऑन करता है ताकि वो जूलिया और स्टीफन की बातें सुन सके। अब जूलिया को भी शक था कि ये हमला उसके नए कानून रिप 18 की वजह से हुआ है, लेकिन स्टीफन कहता है मैडम, शूटर को आपका पूरा शेड्यूल पहले से ही पता था और ये आपके किसी करीबी की हेल्प के बिना मुमकिन नहीं है। फिर जूलिया गुस्से में कहती है कि जरूर ये उन गद्दार पुलिस वालों का काम होगा, उन्होंने ही मेरी डिटेल्स लीक की है। फिर नेक्स्ट डे डेविड की बॉस लोरेन उसको अपने कैबिन में बुलाती है और पूछती है कि स्टीफन और जूलिया के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन डेविड अनजान बनने की कोशिश करता है। अब क्योंकि लोरेन के पास सीसीटीवी फुटेज थी, इसलिए वो डेविड को धमकाती है, देखो डेविड, तुम्हारे बच्चों को सेफ हाउस में रखना बहुत ही महंगा पड़ रहा है, अगर तुमने मुझे रिकॉर्डिंग नहीं ला कर दी तो मैं तुम्हारे बच्चों को सेफ हाउस से बाहर निकाल दूंगी। अब अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के कारण डेविड हाँ कह देता है क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। तभी कुछ देर बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान चीफ इंस्पेक्टर शर्मा और लुइस डेविड के बयान नोट करते हैं और पूछते हैं कि शूटर ने खुद को गोली मारने से पहले तुम्हें क्या कहा था और उसने तुम्हें छोड़ा क्यों। अब डेविड बहुत ही संभल कर जवाब देता है, उसके चेहरे पर आ रहा पसीना उसकी टेंशन को बयान कर रहा था। अब शर्मा को उस पर शक हो जाता है। तभी शाम को जब टीवी पर स्नाइपर का स्केच जारी होता है तो डेविड की हालत खराब हो जाती है। उसको पता था कि पुलिस जल्दी ही उनका पुराना कनेक्शन ढूंढ निकालेगी। अब एक तो डेविड पहले से ही टेंशन में था, लेकिन तभी उसको जूलिया के रूम में से किसी नए मर्द की आवाज सुनाई देती है। फिर वो तुरंत अंदर जाता है और एक अनजान शख्स को देखता है जिसका नाम रिचर्ड लॉन्गक्रॉस था। रिचर्ड कहता है कि मुझे मैडम ने खुद बुलाया है। फिर डेविड बाहर जाकर फिर से दहशत में आ जाता है। इस समय जूलिया एक टैब में किसी की रिपोर्ट पढ़ रही थी, एक ऐसा शख्स जो शराबी है, ड्रग्स भी लेता है और उस पर सेक्सुअल असॉल्ट के भी इल्जाम है। अब जूलिया किसके बारे में पढ़ रही थी ये अभी सस्पेंस है। अगले सीन में हम देखते हैं एक मीटिंग के दौरान स्टीफन फिर से पुलिस पर कीचड़ उछालता है और कहता है कि गद्दार पुलिस में से ही कोई है। फिर स्टीफन जूलिया से पूछता है कि क्या आपने टैब वाली रिपोर्ट पढ़ ली। अब इस बात से साफ पता चलता है कि रिचर्ड लॉन्गक्रॉस को स्टीफन ने ही भेजा था। फिर जूलिया कहती है कि मुझे इस मामले को तुरंत हैंडल करना होगा। इस समय डेविड इन दोनों को इतना करीब देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहा था। फिर रात को जब जूलिया डेविड को अपने कमरे में बुलाती है तो डेविड थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। फिर वो तंज कसते हुए कहता है, मैम, मैं कोई रूम सर्विस वाला हूँ क्या जो जब आपका दिल करे मुझे बुला लेती है। लेकिन जूलिया उसकी बात पर गुस्सा नहीं करती, बल्कि शांत रहते हुए कहती है कि इस वक्त मैं कोई मिनिस्टर नहीं हूँ, सिर्फ एक औरत हूँ जिसको इस समय तुम्हारी जरूरत है। फिर डेविड भी उसकी बात मान लेता है और दोनों के बीच में फिर से नजदीकियां बढ़ जाती हैं। लेकिन डेविड के मन में कुछ और ही चल रहा था। फिर जूलिया के सोते ही डेविड दबे पांव उसका बैग खंगालता है और जल्दी से उसकी टैबलेट खोलकर देखता है। उस टैब में जो उसको जानकारी मिलती है वो ऐसी जानकारी थी जो पूरी सरकार को हिला सकती थी। फिर नेक्स्ट डे डेविड अपनी बॉस लोरेन और एना के पास जाकर रिपोर्ट देता है और रिचर्ड लॉन्गक्रॉस के बारे में जाकर बताता है, लेकिन टैब के बारे में वो झूठ बोल देता है कि मैं उस टैब को खोल नहीं पाया क्योंकि जूलिया उस टैब को हमेशा अपने पास रखती है। यानी कि अब डेविड अपनी ही टीम के साथ खेल रहा था। दूसरी तरफ जूलिया रिप 18 बिल को लेकर पार्लियामेंट में एक बड़ी लड़ाई लड़ रही थी। मीडिया वाले उसको स्पाइंग लॉ कहकर पुकार रहे थे क्योंकि इससे आम लोगों की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। अब इस कानून की वजह से जूलिया के अपने ही लोग और यहाँ तक कि उसका असिस्टेंट सब उसके ही खिलाफ साजिश में लगे थे। और रोजर, जो कि जूलिया का एक्स हस्बैंड है, मिलकर प्लान बनाते हैं कि जूलिया और सेक्रेटरी सर्विस बॉस स्टीफन
दोनों की साझेदारी को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि उनको शक था कि जूलिया प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी हथियाने के चक्कर में है। अब जूलिया भी एक कॉलेज के अंदर जाकर स्पीच देने का फैसला करती है ताकि जनता का भरोसा जीत सके, लेकिन डेविड उसको वार्न करता है, मैम ये सब सेफ नहीं है। लेकिन जूलिया अपने नए पीआर एडवाइजर ताहिर की बात मानती है और डेविड को कहती है, मैं अपनी सिक्योरिटी को लेकर तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ, तुम मुझे कुछ नहीं होने दोगे। फिर एक रात जूलिया डेविड को शहर से बाहर एक पुराने मैंशन में लेकर जाती है। फिर वहां जाकर वो डेविड को बाहर रुकने के लिए कहती है और उस सीक्रेट फाइल को अंदर लेकर जाती है। जाते जाते वो डेविड को कहती है कि अगर मैं वापस ना आऊं तो तुम सीधा डेथ स्टार चले जाना। तभी डेविड को याद आता है कि जूलिया ये नाम पहले भी ले चुकी है। दरअसल वो वहां पर प्राइम मिनिस्टर जॉन वॉसलर से मिलने आई थी। अब ये खबर रिचर्ड लॉन्गक्रॉस के जरिए स्टीफन तक भी पहुंच जाती है। फिर स्टीफन आग बबूला होकर कहता है कि क्या हमें अपना प्लान शुरू कर देना चाहिए। अब प्लान के मुताबिक जूलिया के खिलाफ प्रोटेस्ट तेज हो जाते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा फैल जाती है कि अब कैबिनेट बदलने वाली है और जूलिया अगली पीएम बन सकती है। अब उसके दुश्मन उसको रास्ते से हटाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। तभी जब रात होती है तो जूलिया और डेविड फिर से एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं। इस समय उनके बीच का रोमांस और टेंशन दोनों ही अपनी चरम सीमा पर थे। डेविड जानता था कि वो एक ऐसी औरत के साथ है जो शायद देश की सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक इंसान बनने वाली है। फिर अगली रात जब जूलिया डेविड के रूम में जाती है तो उस समय डेविड अपने वार की यादों में खोया हुआ था। फिर वो नींद में ही जूलिया का गला दबाने लगता है, लेकिन जब उसको होश आता है तो वो डर कर पीछे हट जाता है। जूलिया भी सहमी हुई कमरे से भाग जाती है। फिर डेविड उसके पास जाता है और शर्म के मारे पूछता है कि क्या आप मुझे नौकरी से निकाल देंगी। अब जूलिया समझ जाती है कि ये सब युद्ध की यादें हैं जो हर उस फौजी को याद आती हैं जिसने जंग लड़ी है। फिर वो डेविड को थेरेपी की सलाह देती है, लेकिन डेविड को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। नेक्स्ट डे सेंट मैथ्यू कॉलेज में जूलिया की स्पीच होने वाली थी और बाहर रिप 18 बिल के खिलाफ भारी प्रदर्शन भी हो रहा था। तभी डेविड देखता है कि रॉब, जो कि पुराना एडवाइजर था, वहां पर खुद नहीं आया और उसने एक नए लड़के ताहिर को भेज दिया है। जाने से पहले वो कहकर गया था कि उसने स्पीच चेक कर ली है, जबकि सच्चाई तो ये थी कि उसने दोनों को बेवकूफ बना दिया था। फिर स्पीच से पहले जूलिया डेविड का हाथ पकड़कर उसको एक बड़ा राज बताती है कि डेविड, मुझे पता था तुम्हारे बच्चों का स्कूल टारगेट पर है, लेकिन उस दिन मैं कोई अफवाह नहीं फैलाना चाहती थी क्योंकि इससे जनता पैनिक हो जाती। उस दिन मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। मैंने चुपचाप स्कूल की सिक्योरिटी बढ़ा दी। अब डेविड का उस बात को लेकर जो गुस्सा था वो थोड़ा शांत हो जाता है और अब वो जूलिया को दिल से प्रोटेक्ट करने का वादा भी करता है। लेकिन तभी डेविड गौर करता है कि ताहिर स्टेज के पीछे एक ब्रीफकेस लेकर घूम रहा है, जबकि रॉब ने उसको कहा था कि सब कुछ चेक हो चुका है, लेकिन फिर भी डेविड को शक हो जाता है। फिर वो उसके पास जाता है और उसका ब्रीफकेस खोलकर देखता है जिसके अंदर सिर्फ पेपर्स थे। फिर जैसे ही ताहिर जूलिया की तरफ बढ़ता है तो बॉडीगार्ड किम उसको रोकने के लिए दौड़ती है, लेकिन इतने में एक भयानक ब्लास्ट हो जाता है और देखते ही देखते पूरा का पूरा हॉल धुएं और लाशों से भर जाता है। किम की मौके पर ही मौत हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब डेविड होश में आता है तो खून से लथपथ जूलिया को, जो अभी भी सांसें ले रही थी, अपनी गोद में उठाकर एम्बुलेंस तक लेकर जाता है। फिर हॉस्पिटल में जूलिया का एक्स हस्बैंड रोजर डेविड पर चिल्लाने लगता है कि मेरी बीवी की ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है, लेकिन डेविड गुस्से और दुख की वजह से उसको कोई भी जवाब नहीं देता और चुपचाप वहां से चला जाता है। फिर जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो शर्मा और लुइस को शक हो जाता है कि जरूर ब्लास्ट उसी ब्रीफकेस में से हुआ है जो ताहिर के हाथ में था। अब क्योंकि ताहिर भी ब्लास्ट में मारा जा चुका था, इसलिए पुलिस वाले डेविड के घर पहुंच जाते हैं और उसका फोन और लैपटॉप जब्त कर लेते हैं। अब उनको वो गुप्त दीवार भी मिल जाती है जहां पर डेविड ने गन छुपाई थी, लेकिन किस्मत से वहां पर उनको कोई भी हथियार नहीं मिलता क्योंकि डेविड ने वहां से हथियार पहले ही हटा दिया था। फिर शर्मा डेविड से सवाल पूछती है कि हर हमले के समय तुम वहीं पर क्यों होते हो? क्या तुमने ताहिर के हाथ में ब्रीफकेस नहीं देखा? फिर डेविड कहता है कि मैंने ब्रीफकेस चेक किया था, वो एकदम खाली था, उसमें कुछ पेपर्स थे, लेकिन पुलिस वालों को अब भी उस पर ही शक है क्योंकि उसने पहले जूलिया का वोटिंग रिकॉर्ड चेक किया था। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सरकार में भी अब खेल पलट जाता है क्योंकि एक तरफ तो जूलिया आईसीयू में जिंदगी और मौत से लड़ रही थी और दूसरी तरफ पीएम ने माइक ट्रेविस को नया होम सेक्रेटरी बना दिया था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है।
फोर्थ एपिसोड में हम देखते हैं एक मीटिंग के दौरान एना जो कि पुलिस में थी और स्टीफन जो कि सिक्योरिटी सर्विस में था फिर से आपस में भिड़ जाते हैं। एना का कहना था कि ताहिर ही सुसाइड बॉम्बर था, लेकिन स्टीफन उसको बचाने की कोशिश करता है ताकि सिक्योरिटी सर्विस पर बात न आए। इस समय डेविड हॉस्पिटल के बाहर बैठा था जो कि बहुत ही टूटा हुआ था। फिर वो अपनी वाइफ विकी से पूछता है कि क्या तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड मेरे बच्चों के लिए अच्छा बाप बन पाएगा। फिर विकी उसको तसल्ली देती है कि बच्चों के बाप तो हमेशा तुम ही रहोगे। लेकिन इस समय डेविड के दिमाग में कोई भी बात नहीं घुस रही थी क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ जूलिया ही अटकी हुई थी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के कॉरिडोर में हड़कंप मचा हुआ था। एना और स्टीफन एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे थे। फिर माइक ट्रेविस उनको डांटते हुए कहता है बस करो, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना बंद करो और जाकर असली कातिल को पकड़ो। अब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन एना ने अपने हाथ में ले ली थी। तभी कुछ देर बाद डेविड देखता है कि रोजर जूलिया की मां को लेकर हॉस्पिटल में पहुंच गया है। लेकिन तभी एक ऐसी न्यूज मिलती है जिसको सुनकर डेविड की दुनिया ही पलट जाती है और वो न्यूज ये थी कि जूलिया मोंटेग्यू अब इस दुनिया में नहीं रही। अब ये खबर सुनते ही वो सुन्न हो जाता है। उसको लगने लगता है कि वो खुद जूलिया का कातिल है, इसलिए वो पागलों की तरह सीधा अपने घर भागता है और छत के खुफिया दरवाजे से अपनी गन निकाल लेता है और खुद को ही खत्म करने की कोशिश करता है। अब वो हिम्मत करके घोड़ा दबा भी देता है, लेकिन वो गोली उसको खुद को नहीं लगती। अब पुलिस वालों को भी सीसीटीवी के जरिए पता चल जाता है कि रोब ने ही ताहिर को वो ब्रीफ केस दिया था। फिर एना माइक ट्रेविस के साथ सेटिंग कर लेती है कि वो रोब को अभी अरेस्ट नहीं करेगी क्योंकि इस तरह से असली मास्टरमाइंड का पता नहीं लग पाएगा। दूसरी तरफ विकी जब डेविड के घर पर पहुंचती है तो देखती है कि डेविड के सिर पर एक छोटा सा निशान है। दरअसल डेविड ने खुद को गोली मारी थी, लेकिन किसी ने उसकी असली गोलियां बदलकर वहां पर नकली गोलियां रख दी थी। अब डेविड भी इस बात पर हैरान था कि अगर ये काम पुलिस का होता तो वो लोग तो मेरी गन ही जब्त कर लेते। फिर ये सब किसने किया? अब कौन है जो मुझे मरने भी नहीं दे रहा? फिर विकी उसको तसल्ली देती है और अपने साथ सेफ हाउस ले जाती है। फिर वहां पर जाकर डेविड अपने बच्चों को गले से लगाता है और खुद से वादा करता है कि आगे से मैं ऐसी बेवकूफी कभी भी नहीं करूंगा। लेकिन जूलिया की मौत का दर्द अभी भी उसको सोने नहीं दे रहा था। फिर वो हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज को चेक करने के लिए निकल जाता है ताकि रिचर्ड लॉन्गक्रॉस का पता लगा सके, लेकिन वहां की सारी रिकॉर्डिंग पहले से ही डिलीट कर दी गई थी। तभी हम देखते हैं कि एना सैमसन एक नया कार्ड खेलती है और डेविड से कहती है कि तुम जाकर नादिया से बात करो, वही ट्रेन वाली बॉम्बर, शायद वो तुम्हारी बात मान जाए। फिर डेविड जेल में नादिया से मिलने चला जाता है और अरबी भाषा में बात करके उसका दिल जीत लेता है। नादिया बताती है कि बम उसके पति ने दिया था और मेरे पति को वो बॉम्ब किसी लेन देन के दौरान मिला था। फिर जब पुलिस वाले उसको कुछ सस्पेक्ट्स की फोटो दिखाते हैं तो वो किसी को भी नहीं पहचानती। तभी डेविड भी डिटेक्टिव लुइस को बताता है कि मेरी गैर मौजूदगी में कोई मेरे घर के अंदर घुसा था और उसने मेरी बंदूक की गोलियां भी बदल दी। अब लुइस को डेविड पर थोड़ा तरस आने लगता है, लेकिन चीफ शर्मा अभी भी डेविड को ही नंबर 1 सस्पेक्ट मान रहा था। तभी कुछ देर बाद जब फोरेंसिक की रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि बॉम्ब ब्रीफ केस में था ही नहीं। बॉम्ब तो स्टेज के नीचे छुपाया गया था जो वजन पड़ने पर फटा था। यानी कि ताहिर तो सिर्फ एक बलि का बकरा था, असली कातिल तो कोई और ही था। फिर लुइस डेविड को ये राज बताती है ताकि वो इस गिल्ड से बाहर आ जाए। फिर डेविड अपने साथी टॉम के साथ एक बार के अंदर ड्रिंक करने के लिए जाता है, लेकिन इस समय कोई उस पर नजर रखे हुए था। फिर नेक्स्ट डे लुइस के कहने पर डेविड रिचर्ड लॉन्गक्रॉस का स्केच भी बनवाता है जो हकीकत में उससे काफी मिलता जुलता था। तभी रिपोर्ट के जरिए एक बात और पता चलती है कि स्नाइपर एंडी दरअसल एक बॉम्ब स्पेशलिस्ट था। अब जैसे ही डेविड ये बात सुनता है तो वो खामोश हो जाता है क्योंकि एंडी उसका दोस्त था। अब लुइस भी डेविड की टेंशन देखकर उसको फिर से थेरेपी की सलाह देता है, लेकिन डेविड गुस्से में कहता है कि जब तक मैं जूलिया के कातिल को नहीं पकड़ लेता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब उसके मुंह से मिनिस्टर की जगह पर जूलिया नाम निकल आता है और ये लाइन सुनकर लुइस के कान खड़े हो जाते हैं और वो समझ जाता है कि जरूर इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 5th एपिसोड में हम देखते हैं नादिया से दोबारा से पूछताछ की जाती है। पहले तो वो हर बात के लिए इनकार करती है कि मैं किसी को भी नहीं जानती, लेकिन जब डेविड उसको लॉन्गक्रॉस का स्केच दिखाता है तो वो चौंक जाती है और कहती है यही है वो बंदा
जो मेरे पति से मिला था। लेकिन शर्मा को लगता है कि डेविड सबूत प्लांट कर रहा है, इसलिए डेविड इस बात पर गुस्सा हो जाता है और शर्मा से भिड़ जाता है, क्योंकि उसको पूरा यकीन था कि जरूर सिक्योरिटी सर्विस वाले ही असली खेल खेल रहे हैं। फिर जब वो अपने घर लौटता है तो फिर से पुरानी बातें याद करने लगता है। फिर वो जूलिया की रिकॉर्डिंग सुनने लगता है और वो नोट्स देखता है जो उसने चोरी छुपे टैबलेट में से निकाले थे। उस रिपोर्ट में एक ऐसे शख्स का जिक्र था जो नशे का आदी है और उस पर शार्लेट फोक्सफील्ड नाम की एक औरत के यौन शोषण का भी इल्जाम है। फिर डेविड वहां से निकलकर इंटरनेट कैफे जाता है और वहां पर जाकर रिसर्च करता है। अब उसको कुछ ऐसा पता चलता है कि उसके पांव तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सारे सबूत एक ही आदमी की तरफ इशारा कर रहे थे और वो था ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन वासलर। अब डेविड को समझ में आ जाता है कि जूलिया के पास प्रधानमंत्री का कच्चा चिट्ठा था और वो उसको ब्लैकमेल कर रही थी, इसलिए सिक्योरिटी सर्विस वालों ने जूलिया को ही रास्ते से हटा दिया। फिर जब डेविड ने ये बात एना सैमसन को बताई तो एना बदले में उसको ही डांट देती है और कहती है कि तुम इतने दिन तक चुप क्यों थे। फिर डेविड बताता है कि टैबलेट के अंदर एक इंफ्रारेड सेंसर था, इसीलिए वो फोटो नहीं ले पाया। अब एना को भी शक हो जाता है कि जरूर प्रधानमंत्री और रोजर, जो कि जूलिया का एक्स हस्बैंड है, दोनों ने मिलकर ही साजिश रची होगी। दूसरी तरफ सिक्योरिटी सर्विस का बॉस स्टीफन हंटर इन बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि डेविड उनके एजेंट लॉन्ग क्रॉस के पीछे हाथ धोकर जो पड़ गया था। फिर लॉन्ग क्रॉस डेविड को फंसाने के लिए एक नया ही जाल बुनता है और डेविड की बॉस लोरेन के पास डेविड और जूलिया की एक ऐसी रिकॉर्डिंग भेजता है जिसमें उनके बीच चल रहे रिश्ते का सबूत था। फिर लोरेन गुस्सा हो जाती है और डेविड को बुलाकर काफी खरी खोटी सुनाती है और उसको कड़ी चेतावनी भी देती है। फिर डेविड निराश होकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसको भी सब कुछ सच सच बता देता है कि उसका जूलिया के साथ रिश्ता था। लेकिन विकी को ये बात पहले से ही पता थी, क्योंकि लॉन्ग क्रॉस ने उसको पहले से ही सब कुछ बता दिया था। फिर जब डेविड ने उसको लॉन्ग क्रॉस की फोटो दिखाई तो विकी ने उसको पहचान लिया और कहा कि हाँ, यही वो आदमी है जो मुझसे मिलने के लिए आया था। अब डेविड समझ जाता है कि ये लोग उसको हर तरफ से घेर रहे हैं। दूसरी तरफ डिटेक्टिव लुइस अब भी एंडी यानी कि स्नाइपर की बंदूक और उसके पुराने दोस्तों की तलाश कर रहा था। फिर डेविड लुइस से निवेदन करता है कि मुझे एक आखिरी मौका दो, मैं खुद एंडी के बारे में पता लगाऊंगा और फिर मैं उसके बाद ही थेरेपी लूंगा। डेविड की बात सुनकर लुइस मान जाती है, लेकिन शर्मा अभी भी डेविड पर नजर रखे हुए था। अब सियासी गलियारों में खबर फैल जाती है कि रोब ने आत्मसमर्पण कर दिया। फिर पूछताछ के दौरान रोब बताता है कि ट्रेविस और रोजर ने मिलकर जूलिया को सिर्फ जलील करने का प्लान बनाया था ताकि वो खुद का इस्तीफा दे दे, लेकिन उनको बॉम्ब के बारे में कुछ भी पता नहीं था, यानी कि उसकी मौत का इंतजाम किसी और ने ही किया था। अगले सीन में हम देखते हैं डेविड एंडी की बंदूक का पता लगाने के लिए अपने एक पुराने दोस्त की हेल्प मांगता है ताकि वो असली गन सप्लायर तक पहुंच सके। दूसरी तरफ डिटेक्टिव लुइस को पता चल जाता है कि डेविड के बच्चों के सेफ हाउस में कुछ नकली पुलिस वाले घुसे थे और इसके अलावा उसको इस बात का भी शक था कि जरूर जूलिया की टैबलेट उसके ही घर में छुपी है। फिर वो डेविड को साथ लेकर जूलिया के घर में जाती है, लेकिन वहां पर उनको कुछ भी नहीं मिलता। तभी डेविड को जूलिया की एक पुरानी बात याद आने लगती है कि जूलिया ने एक बार उसको कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम सीधा डेथ स्टार चले जाना। फिर डेविड रात को चोरी छुपे जूलिया के घर में घुसता है और उस फोटो फ्रेम को खोल लेता है जहां उसको वो टैबलेट भी मिल जाती है जिसमें प्रधानमंत्री के सारे राज थे। तभी जूलिया की पुरानी पीआर शनेल डेविड को फंसाने के लिए एक जाल बुनती है। वो उसको मिलने के लिए एक बार में बुलाती है जहां एक ल्यूक नाम का बड़ा गैंगस्टर अपने आदमियों के साथ उसको घेर लेता है और ल्यूक ही वो शख्स था जिसने एंडी को गन दी थी और डेविड की गोलियां बदली थी। फिर ल्यूक के गुंडे डेविड को बेहोश कर देते हैं। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं जब डेविड की आंख खुलती है तो वो खुद को एक सुनसान सी जगह पर पाता है और उसकी बॉडी पर एक आत्मघाती बॉम्ब जैकेट बंधी हुई थी, ठीक वैसी ही जैकेट जैसी नादिया ने पहनी हुई थी और उसके हाथ के अंगूठे पर एक बटन को टेप से चिपका रखा था। अगर उसने अंगूठा हटाया तो वहां पर धमाका हो जाएगा। फिर वो किसी तरह से सड़क पर आता है और पुलिस को फोन करता है, लेकिन पुलिस वाले अब डेविड को ही सबसे बड़ा आतंकवादी मान रहे थे। अब लुइस को भी पता चल जाता है कि डेविड और एंडी पुराने दोस्त थे। फिर शर्मा भी तुरंत ऑर्डर देता है कि जल्दी से डेविड को पकड़ो और अगर वो होशियारी दिखाए तो उसको गोली मार दो। अब डेविड को चारों तरफ से घेर लिया जाता है
तभी वहाँ पर डेविड की वाइफ विकी भी पहुँच जाती है और रोते हुए डेविड को देखती रहती है। तभी लोरेन कहती है कि डेविड, तुमने हम सब का भरोसा तोड़ा है, तुमने एंडी से अपना रिश्ता छुपाया। फिर डेविड उसके आगे गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मैम, मैं बलि का बकरा नहीं बनना चाहता था, इसीलिए ही मैंने सच छुपाया। वो मेरा दोस्त जरूर था, लेकिन मैंने उसका किसी भी गलत काम में साथ नहीं दिया। फिर वो बताता है कि ल्यूक एंडकेस ने मुझे ये जैकेट पहनाई है। फिर विकी चिल्लाकर पुलिस को बताती है कि डेविड ने एक दिन खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसकी गन की गोलियां ही नकली थी। इसका मतलब कोई नहीं चाहता था कि डेविड यूं ही अपनी जान गंवाए, क्योंकि वो लोग डेविड को फंसाना चाहते थे। अब ये सारी बातें सुनकर लुइस का दिल पिघल जाता है, लेकिन उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता। फिर डेविड अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आखिरी पत्ता फेंकता है कि मैंने जूलिया का टैबलेट ढूंढ लिया है, वो मैंने मेरे घर के अंदर ही कहीं छुपाया हुआ है और उसमें पीएम के खिलाफ बहुत सारे सबूत भी हैं, इसीलिए वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। इस समय सुरक्षा सेवा स्टीफन और लॉन्ग क्रॉस ये सब कुछ रेडियो पर सुन रहे थे। तभी उनको पता चलता है कि टैबलेट मिल गई है, इसलिए अब डेविड को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। फिर स्टीफन तुरंत रिचर्ड लॉन्ग क्रॉस को उसके घर पर टैबलेट ढूंढने के लिए भेजता है, लेकिन डेविड ने वहां पर एक जाल बिछाया हुआ था। जैसे ही लॉन्ग क्रॉस ने अलमारी खोली, उसकी आंखों में कोई केमिकल गिर गया, जिसके कारण वो तड़पने लगा। फिर पुलिस वाले उसको बड़ी ही आसानी से दबोच लेते हैं। अब क्योंकि लॉन्ग क्रॉस पकड़ा गया था, उसके कारण स्टीफन का खेल भी बिगड़ जाता है। लेकिन असली मुसीबत अभी भी टली नहीं थी, क्योंकि डेविड अभी भी बॉम्ब जैकेट पहने खड़ा था। फिर एना सैमसन, जो कि डेविड पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती थी, वो निशानेबाजों को ऑर्डर देती है कि सब लोग पीछे हट जाओ ताकि मैं डेविड को गोली मार सकूं। लेकिन डेविड चिल्लाता है कि मैं निर्दोष हूं, पर कोई भी उसकी एक भी बात नहीं सुनता। तभी उसकी पत्नी विकी घेरा तोड़कर डेविड के पास पहुंच जाती है ताकि कोई भी पुलिस वाला उस पर गोली ना चलाए। फिर डेविड विकी की हेल्प से पुलिस वालों को मजबूर करता है ताकि पुलिस वाले आकर उसकी बॉम्ब वाली जैकेट निकालने में हेल्प करे। इस समय पूरा का पूरा माहौल दहशत से भरा था। फिर डेविड हिम्मत करके बॉम्ब जैकेट की एक एक तारें काटने लगता है और आखिर में उस बॉम्ब जैकेट को उतार कर फेंक देता है और खुद की जान बचा लेता है। लेकिन अभी भी उसको असली गद्दार को पकड़ना था। फिर डेविड शनेल से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको ल्यूक के पास लेकर जाए, और जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर लोरेन भी बैठी थी, यानी कि लोरेन ही असली गद्दार थी। उसने ही ल्यूक को जूलिया का सिक्योरिटी प्लान और शेड्यूल बताया था। फिर पूछने पर ल्यूक बताता है कि मैंने ही जूलिया को मारा था, क्योंकि जूलिया का नया कानून मेरे नए बिजनेस के लिए खतरा बनने वाला था। फिर डेविड गुस्से में आकर ल्यूक पर बंदूक तान देता है, लेकिन उसको मारता नहीं बल्कि कानून के हवाले कर देता है। अब पुलिस वाले लोरेन को भी गिरफ्तार कर लेते हैं और वो कबूल कर लेती है कि वो ल्यूक के लिए काम किया करती थी और उसी ने एंडी को बंदूक और रास्ता दिखाया था ताकि वो जूलिया को मार सके। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, और वो था डेविड के बच्चों के स्कूल पर हमला किसने करवाया। लोरेन कहती है वो मैंने नहीं करवाया। फिर शर्मा और लुइस फिर से नादिया के पास पूछताछ करने के लिए जाते हैं। अब नादिया, जो कि अब तक मासूम औरत बनकर बैठी थी, अचानक सबके सामने अपना असली चेहरा दिखाती है और बताती है कि मैं कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि एक इंजीनियर हूँ। फिर वो बताती है कि डेविड ने ही नींद में अपने बच्चों के स्कूल के बारे में बताया था और मैंने ही ये जानकारी अपने लोगों तक पहुंचाई ताकि वो वहां पर हमला कर सके, और जो बॉम्ब जूलिया के भाषण वाली जगह पर लगाया गया था वो भी मैंने ही बनाया था। यानी कि अब तक ये सभी को बेवकूफ बना रही थी। अब प्रधानमंत्री के खिलाफ भी सारे सबूत मिल जाने के कारण उनको अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि टैबलेट के अंदर मौजूद उनके सारे काले राज बाहर आ गए थे। अब स्टीफन को भी सुरक्षा सेवा से निकाल दिया जाता है और नादिया, ल्यूक और लोरेन सभी को जेल में डाल दिया जाता है। अब डेविड को भी थेरेपी के लिए भेज दिया जाता है ताकि वो अपनी बिगड़ी हुई मानसिक हालत को सुधार सके। फिर जब कुछ समय बाद उसकी मानसिक हालत सुधरती है तो वो अपनी पत्नी विकी और बच्चों के साथ फिर से खुशी खुशी रहने लगता है और फिर अपने काम से छुट्टी लेकर कहीं दूर घूमने के लिए निकल जाता है। तो दोस्तों, ये थी बॉडीगार्ड वेब सीरीज की पूरी कहानी, जिसकी IMDb पर रेटिंग 10 में से 8 है। अगर आपने ये सीरीज बहुत ही ध्यान से देखी है तो डेफिनेटली आपको ये पसंद आई होगी। इसलिए अब आपको पता ही है कि आपको क्या करना है। वीडियो को लाइक करके प्यारा सा कमेंट छोड़ दें, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना। दोस्तों, इसके नेक्स्ट वाली सीरीज बहुत ही मजेदार होने वाली है जो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। तो मिलते हैं नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।